हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित डिकोड्स। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अपने HTML CSS के प्रोजेक्ट्स। इसमें मैं हर संडे एक प्रोजेक्ट बनवाया करूँगा, खुद भी बना के दिखाया करूँगा, आपको भी समझाऊँगा कि पूरा प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है। अभी हर संडे एक प्रोजेक्ट होगा। टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेंगी। HTML CSS अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो HTML CSS के प्रोजेक्ट्स ही आएंगे 1-2 हफ्ते। पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। HTML CSS का प्रोजेक्ट 1 है, जिसमें मैं माई पोर्टफोलियो बना के दिखाऊंगा आपको कि माई पोर्टफोलियो कैसे बनेगा। इसमें मैं बता देता हूँ। पहले मैं गिटहब पे अपनी एक रेपोजिटरी बनाऊंगा। आप ही के सामने सब कुछ लाइव होगा। गिटहब रिपोजिटरी लाइव बनेगी। गिटहब रिपोजिटरी को मैं क्लोन भी करूंगा अपने खुद के VS कोड में। क्लोन करके प्रोजेक्ट बनाऊंगा VS कोड में, फिर अपने कोड को पुश करूंगा अपने गिटहब पे। गिटहब पे पुश करने के बाद गिटहब पेजेस के थ्रू अपनी वेबसाइट लाइव करके दिखाऊंगा। तो आज जो वेबसाइट बनेगी, जो कुछ इस तरीके की बनेगी, और ये इस तरह की वेबसाइट एक लाइव बनेगी। लाइव मीन्स कि आपको मैं यूआरएल प्रोवाइड करूंगा तो आप भी उस यूआरएल से मेरी वेबसाइट को देख पाएंगे। तो एक लाइव वेबसाइट बनाएंगे। HTML CSS जावास्क्रिप्ट नहीं है तो कुछ भी इवेंट्स नहीं होंगे। नॉर्मल स्टैटिक पेज होगी और CSS पेज होगी, कुछ इस तरीके की बनेगी। और इसके लिए बॉयलर प्लेट के लिए जो भी बनेगी उसके लिए मैंने एक यहाँ पे प्रोजेक्ट, एक PNG क्रिएट करी है। इस PNG के अकॉर्डिंग यहाँ से चेक करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम वेबसाइट अपनी इसी तरह की डिजाइन करेंगे जिस टाइप की आपको ये दिख रही है एक PNG फाइल। ये इमेज फाइल है, इमेज PNG फाइल, project1.png फाइल। इसी तरह की एक मैं फाइल अपने प्रोजेक्ट में बनाऊंगा और आपको क्रिएट करके और डिप्लॉय करके, प्रॉपर डिप्लॉय करके दिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप सारा कोड आपको समझाऊंगा धीरे धीरे। तो समझने से पहले स्टार्ट करते हैं कि प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होगा। तो फोल्डर स्ट्रक्चर ये होगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो की जगह मैं अपना मोहित डिकोड भी रख सकता हूँ क्योंकि मेरा ही पोर्टफोलियो है। उसके अंदर एक HTML फाइल होगी, एक CSS फाइल होगी और इमेज फोल्डर होगा। इमेज फोल्डर क्यों होगा? क्योंकि इसमें ये दो दो इमेज ये आएंगी और एक ये इमेज ये आएगी। तो 3 इमेज के लिए इमेज फोल्डर, CSS के लिए CSS सारी इसमें लिखेंगे, HTML सारा एक HTML में लिखेंगे। ये तो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। फिर स्टार्ट में बेसिक तो आपको थ्योरेटिकल पता चल गया। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर इस वीडियो में सब कुछ समझाऊंगा मैं, A to Z सब कुछ। तो ठीक है, पहले मैं गिटहब पे जाता हूँ। अपनी नॉर्मल github.com खोला हुआ है मैंने अपना। इसमें जाने के बाद मैं अपना ये प्रोजेक्ट न्यू न्यू प्रोजेक्ट पे जाता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मैं अपना नाम लिख लूंगा। st, जो भी प्रोजेक्ट रिपोजिटरी का नाम है, HTML CSS प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये नाम अवेलेबल है क्योंकि ये नाम मैंने पहले कभी नहीं लिखा। तो HTML CSS प्रोजेक्ट स्टैटिक, यहाँ पे लिख देंगे स्टैटिक क्योंकि मेरे को भी डिस्क्रिप्शन याद रहे। सिर्फ मेरे याद रहने के लिए है, ये प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें ये पब्लिक है। पब्लिक फोल्डर पे क्लिक करना है आपको। रीडमी फाइल चाहिए तो रीडमी फाइल, क्योंकि मुझे चाहिए रीडमी फाइल, तो मैं आपको रीडमी फाइल में इसलिए होता है कि जिसमें आप कुछ पढ़ सकें। ये फाइल कैसे रन हो रही है, ये फाइल किस तरह से काम करेगी, इसमें कौन सी फाइल में क्या क्या चीज़ें, और अपनी कुछ भी जो अपने लिए होता है जो रीड करने के लिए, वो रीडमी फाइल होती है। इसमें मैं डे बाय डे अपडेट करता रहूँगा सारे प्रोजेक्ट्स को। जो भी HTML CSS के जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे, 2 4 5 10 जितने भी प्रोजेक्ट होंगे, सब इसमें उसका लिंक भी प्रोवाइड करा दे करूँगा, ऑनलाइन लिंक भी, डिप्लॉयमेंट लिंक भी। और इस हिसाब से ये चीज़ प्रोजेक्ट में अभी क्रिएट करके यहाँ पे प्रोजेक्ट, इसको वन नहीं, प्रोजेक्ट तो मैं इसी एक ही लाइब्रेरी में सारे प्रोजेक्ट बना दिया करूँगा। ठीक है, बाकी इसको करने के बाद जो है, इसको नहीं छेड़ना, इसको भी नहीं छेड़ना, क्रिएट रिपोजिटरी कर देनी है। जैसे आप क्रिएट रिपोजिटरी करोगे तो एक वेबसाइट रन होगी और ये आपकी एक रिपोजिटरी बन गई HTML CSS। अभी इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ रीडमी फाइल है। तो यहाँ से कोड पे जाएंगे और ये HTTP, यहाँ पे कोड पे गए, ये एरो है, इस एरो पे क्लिक करा और क्लोन करके यहाँ आया, क्लोन में HTTP के गए और ये कॉपी, ये पूरा प्रोजेक्ट, ये जो पूरा था URL, इसको कर लिया कॉपी। यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, डबल क्लिक करके यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। ठीक है, कॉपी करने के बाद अब जो हमें यहाँ जहाँ ये क्लोन करना है, अब उस लोकेशन पे आते हैं। तो अभी हमें क्लोन करना है। यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा, न्यू फोल्डर, जिसका नाम रखूंगा मैं HTML CSS प्रोजेक्ट। तो मैंने यहाँ प्रोजेक्ट की स्पेलिंग ठीक है, यहाँ मैंने HTML CSS प्रोजेक्ट बनाया और अपना VS कोड, ये खोल, VS कोड में गए, VS कोड में गए, फाइल में गए और ओपन फोल्डर पे गए। ओपन फोल्डर पे
अब ओपन फोल्डर में जाके डेस्कटॉप पे गए, डेस्कटॉप यहाँ डेस्कटॉप पे गए, डेस्कटॉप पे जाके अपना प्रोजेक्ट ढूंढा HTML CSS प्रोजेक्ट और इसको कर लिया ओपन। अभी ये ब्लैंक है, इसके अंदर कोई फाइलें नहीं है, तो इसको यहाँ गए, टर्मिनल पे गए, या ऊपर टर्मिनल, न्यू टर्मिनल पे गए, तो ये न्यू टर्मिनल पे HTML CSS प्रोजेक्ट का ही फोल्डर खुला हुआ है नीचे। तो यहाँ पे करना है गिट इन इट। गिट इन इट इसलिए गिट को इनिशियलाइज कर रहे हैं इसको हम। अभी आपको गिट नहीं समझ आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा गिट के लिए मैं अलग सीरीज बनाऊंगा, गिटहब प्लस गिटहब विद कोपायलट। तो गिटहब और कोपायलट तीनों का एक ट्यूटोरियल बनेगा, उसमें 2-4 या 5 एपिसोड होंगे, उसमें आपको गिटहब के बारे में ज़्यादा सारा कुछ समझा दूंगा। गिटहब कैसे चलता है, क्या कमांड्स होती हैं, और कोपायलट के थ्रू, एआई के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे गिटहब को हम यूज़ कर सकते हैं, गिट को अपने वीएस कोड में। तो ये सारी चीज़ आपको एक लेक्चर में समझा, एक पूरी सीरीज बना दूंगा, उसमें समझा दूंगा। अभी याद रखो, मैंने गिट इनिट करा है। गिट इनिट का मतलब होता है जो प्रोजेक्ट है वो इनिशियलाइज कर दिया, गिट से प्रोजेक्ट, गिट इसमें इंसर्ट कर दिया, ये समझ लो बस। इनिशियलाइज एम्प्टी गिटहब रिपोजिटरी लिख के आ रहा है, इनिशियलाइज गिटहब रिपोजिटरी। अब क्या, गिट क्लोन। अब मुझे क्लोन करना है, जो मैंने वहां कॉपी किया था, आपको याद होगा, वो यहाँ कर देंगे इसको पेस्ट। गिट क्लोन, और अपना जो वहां से कॉपी किया था HTTP URL वो यहाँ पेस्ट करा, और ये क्लोनिंग स्टार्ट हो गई। अब देखिए इसके अंदर एक फोल्डर बन के आ गया, और इसमें रीडमी फाइल, जैसी जो रीडमी फाइल थी अभी खाली है, जो रीडमी फाइल वहाँ थी, आपको याद होगा, ये रीडमी फाइल और ये HTML CSS प्रोजेक्ट, ये दोनों चीज़ यहाँ बन के आ गई। तो अब सही है, अब अपना CD करेंगे और HTML CSS प्रोजेक्ट के अंदर चले जाएंगे। क्रिएट डायरेक्टरी HTML प्रोजेक्ट, इसके अंदर चले गए। अब हम इसके अंदर हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि हम जैसे कि मैंने बताया था कि अब हम फोल्डर बनाएंगे पोर्टफोलियो की जगह। तो पोर्टफोलियो की जगह तो मेरा प्रोजेक्ट का नाम ही हो गया HTML CSS प्रोजेक्ट, और इसके अंदर एक HTML बनाएंगे, HTML index.html, एक index.html, जैसा कि फोल्डर स्ट्रक्चर था पूरा बना लेते हैं, style.css, और लास्ट इमेजेस। इमेजेस के अंदर इमेजेस रखने के लिए इमेजेस फोल्डर है, इमेजेस एक फोल्डर बना दिया। तीनों चीज अपनी कंप्लीट होगी, इमेज भी बन गई, इंडेक्स भी बन गया, स्टाइल भी लग गया, ठीक है। अब इमेज के अंदर इमेज पेस्ट कर लेते हैं, इमेज इमेज कोई सी भी पेस्ट कर लेते हैं। अभी मैं अपने उस पे जाता हूँ, एक मिनट, अभी मैं अपने डाउनलोड पे जाता हूँ, तो कुछ अपनी दो इमेज, कोई भी दो इमेज रख लेता हूँ, एक ये और एक ये, कॉपी करके और अपनी इमेजेस के अंदर कर देता हूँ मैं पेस्ट। पेस्ट, एक इमेज और लानी है, कोई सी भी एक इमेज और उठा लो, ये रही इमेज, इसको करा कॉपी, इसको करा मिनिमाइज, और ये इमेज यहाँ पेस्ट कर दी। तो ये हो गई डेमो। इसको रीनेम कर देते हैं, इसको कर दिया इसको कर दिया हाँ हाँ हाँ, अबाउट इमेज, इसका नाम लिख दिया अबाउट इमेज। इसका रीनेम करके इमेज 1, इसको रख दिया इमेज 2। वैसे तो पूरा पूरा नाम लिखना है हमें, पोर्टफोलियो इमेज 1, पोर्टफोलियो इमेज 2। अब ठीक है, इमेज का फोल्डर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं एक अबाउट और एक दो इमेज। अब ये आपका हो गया, ये क्या क्या है, किस चीज़ की है। तो एक तो है, एक इमेज तो मैं अबाउट मी में लगाऊंगा, दो प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 में, तो इसलिए मीनिंगफुल नेम ही रखना चाहिए। तो इसको रीनेम करो, आपको मीनिंगफुल नेम ही आना सीखना चाहिए कि मीनिंगफुल नेम ही क्यों रखते हैं। प्रोजेक्ट 1 इमेज और इसको प्रोजेक्ट 2 इमेज, रीनेम करो प्रोजेक्ट 2 png, ठीक है। तो मीनिंगफुल नेम अबाउट के लिए इमेज है, ये प्रोजेक्ट 1 के लिए इमेज है, प्रोजेक्ट 2 के इमेज है। क्योंकि मीनिंगफुल इसलिए क्योंकि अबाउट जो आप प्रोजेक्ट बनाए तो नेक्स्ट डेवलपर आपके बाद आए वो भी सेम ही इमेज को मीनिंगफुल नेम से समझ जाए, ये इमेज किस लिए है, ये इमेज किस लिए है, ठीक है। इंडेक्स पे जाते हैं, अपना नॉर्मल बॉयलर प्लेट के थ्रू एक इंडेक्स एक नॉर्मल बना लेते हैं बॉयलर प्लेट के थ्रू, नॉर्मल फॉर्मेट। CSS अभी एम्प्टी है, ठीक है। पहले HTML पे अपना वर्क करना स्टार्ट करते हैं।
ओके, इसको कर लेते हैं मिनिमाइज़, इसकी अभी ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। अभी हम इस पे और इस पे काम करेंगे ज़्यादा। तो अभी इस पे माई पोर्टफोलियो, यहाँ पे जाएंगे, माई पोर्टफोलियो लिख देंगे। माई पोर्टफोलियो की जगह चलो मेरा पोर्टफोलियो तो मोहित डिकोड ही है, तो मोहित डिकोड, मोहित डिकोड्स टाइटल में लिख दिया। टाइटल में लिख के इसमें H1 में जाके टेस्ट एक बार चेक कर लेते हैं कि अपना प्रोजेक्ट चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। तो राइट क्लिक करके जैसे हम बोलते थे, अब ये देखिए मेरे एक्सटेंशन है मेरे पास लाइव सर्वर एक्सटेंशन है, इसलिए ही मैं राइट क्लिक करके स्टार्ट लाइव सर्वर, अगर आपके पास ये लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल है इसमें वीएस कोड में, तो आप इजीली अपने प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर सकते हैं। नहीं तो राइट में लास्ट में यहाँ होगा गो लाइव करके एक ऑप्शन होता है सबसे नीचे, उस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। जैसे मैं लाइव सर्वर ओपन करता हूँ तो मेरा ये टेस्ट दिख रहा है, तो मतलब मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट तो मेरा चल गया। अभी हम मोहित डिकोड मेरा टाइटल में दिख रहा है, देखो मोहित डिकोड टाइटल में दिख गया, तो मेरा टाइटल भी ठीक काम कर रहा है। अब अपना ये टेस्ट हटाते हैं और अपना सिंपल लिखते हैं इसके अंदर। अभी हम बनाते हैं हेडर। हेडर हेडर में नेविगेशन ही बनाना था, चलो ठीक है। नेविगेशन में कौन कौन सी चीज़ें रखनी थी हमें, अभी हम जाते हैं नेविगेशन में। हेडर में तो माई पोर्टफोलियो, हेडर में H1 टैग में ये माई पोर्टफोलियो की जगह वेलकम टू मोहित डिकोड, ये मेरे पोर्टफोलियो का नेम है, वो डेमो था। फिर एक नेविगेशन लिंक बनाएंगे, उसके अंदर एक यूएल और एक एलआई, इसमें होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, यही तीन चीज़ें अबाउट अबाउट प्रोजेक्ट और कॉन्टैक्ट है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको कट कर दो। अबाउट अबाउट के बाद क्या है दूसरा, प्रोजेक्ट्स और कॉन्टैक्ट, तो क्रॉस करके प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स ऐसे लगाता हूँ यहाँ भी। तो तीन तीन बन गए, अबाउट प्रोजेक्ट और कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, अबाउट प्रोजेक्ट और ये भी बन गया और ये भी दोनों बन गए। ठीक है, एक इसको हटा सकते हैं, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, मेरा हेडर का काम कंप्लीट हो गया। अभी इसमें हमें थोड़ा समझना है कि ये हम कितने पार्ट्स में बनाएं। देखो, एक पार्ट तो हो गया हेडर, एक हो गया पार्ट्स अबाउट अस, एक पार्ट हो गया प्रोजेक्ट, और एक पार्ट हो गया कॉन्टैक्ट मी, और लास्ट में एक हो गया फुटर। तो ये वेबसाइट हमारी 5 पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3 4 5। तो इसके लिए 5 पार्ट्स बनाएंगे, एक हेडर करके बनाएंगे, एक सेक्शन 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 और नहीं फॉर्म, और ये लास्ट में फुटर। हेडर फुटर 2 सेक्शन और एक ये हो गया फॉर्म, क्योंकि कॉन्टैक्ट में फॉर्म है ये। तो ठीक है, इस टाइप से हम 5 वो बनाएंगे। तो पहला हो गया, मैं इसको कमेंट भी लिख देता हूँ, हेडर हेडर सेक्शन। हेडर सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। दिखने में जब भले ही कैसा ही लग रहा हो, अभी मैं इसको CSS के थ्रू ठीक कर दूंगा। अभी के लिए पर इतना समझ लिए कि हेडर सेक्शन कंप्लीट हो गया। तो अभी हम सेकंड सेक्शन पे आते हैं, अबाउट मी। तो अभी ऐसे अबाउट मी, तो अबाउट मी हो गया। अबाउट मी के लिए किस चीज़ से लिखेंगे, अबाउट मी में लिखेंगे सेक्शन। अभी तो मैंने अबाउट मी का एक ऐसा ही सेक्शन करके कुछ भी लिख लिया, अभी जैसा इसमें है हमें ऐसे ही बनाना है। तो ठीक है, तो ये अबाउट मी में ये पूरा लिख देंगे, कॉपी करेंगे इसको, और पी टैग में जो भी था इसको हटा के, जो इसने डमी बनाया था उसको हटा के यहाँ लिख देंगे जो अपना टेक्स्ट है, जो अपना नॉर्मल टेक्स्ट है। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट करते रहें। फॉर्मेट से क्या होगा, आपको ईजिली सब चीज़ें दिखती रहेंगी और सेव कर देंगे। अबाउट मी अबाउट मी अबाउट मी, अबाउट मी से ऊपर एक इमेज फाइल और है, इमेज फाइल और है। तो अभी इस पे इमेज को भी हम करेंगे इसमें इंसर्ट। तो इसमें
ठीक है, नहीं, HTML प्रोजेक्ट नहीं, HTML प्रोजेक्ट इमेज और अबाउट। एक बार चेक कर लेते हैं चल रही है कि नहीं है, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, अभी अभी ये HTML प्रोजेक्ट क्योंकि हम इस पे हैं, बाहर वाले प्रोजेक्ट पे हैं, इसलिए हमें इस पे जाना पड़ा, फिर इसके अंदर आना पड़ा। पर ऐसे ज़रूरी नहीं है, हम डायरेक्ट भी अगर हम मैं दोबारा से खोलता तो इस पे करके भी, इस पे करके ऐसे भी प्रोजेक्ट चला सकता था। वो कोई नहीं है, बाहर से जाके अंदर आओ या फिर सीधा एक एक लेवल ऊपर जाओ इमेज पे, एक लेवल ऊपर इंडेक्स से एक लेवल इमेज पे जाओ, फिर अबाउट अस पे जाओ, एक ही बात है। या पूरे ऊपर जाओ फिर अंदर आओ, फिर अंदर आओ, पर ये नहीं करना चाहिए, सीधा इमेज पे जाओ फिर अबाउट अस पे जाओ। तो ठीक है, अभी के लिए एक ये बन गया, एक ये इमेज आई और एक अबाउट मी आ गया, और अबाउट मी के नीचे जो आना था। अभी CSS अप्लाई होगी तो सारा अच्छा लगेगा। अभी मैं सिर्फ सेक्शन सेक्शन बना रहा हूँ। तीसरा सेक्शन प्रोजेक्ट्स का। ठीक है, तो तीसरे सेक्शन पे आते हैं, तो इसमें लिखते हैं प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट्स में जाने के बाद सिंपल प्रोजेक्ट 1 2 और 3, तीन बना दिए इसने, मुझे तीन नहीं, ये डमी है, को पायलट मेरे लिए बना के दे देता है। तो वन प्रोजेक्ट वन और प्रोजेक्ट 2, यही लिखा है ना प्रोजेक्ट्स। अच्छा, यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट्स और ये प्रोजेक्ट्स 1 और ये प्रोजेक्ट 2। ठीक है, H2 में प्रोजेक्ट है, ये H1 थोड़ा बड़ा था, H2 थोड़ा छोटा है, H2 थोड़ा छोटा है, H2 में प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट 1 H3 में है, हाँ H3 में। ठीक है, और ये P टैग में है। P टैग में ये जो भी है ये हम कॉपी कर लेते हैं और इसको इसी के साथ रिप्लेस कर देते हैं। ए, ठीक, इसको भी कॉपी कर लेते हैं और इसको भी इसके साथ रिप्लेस कर देते हैं। ये ठीक से नहीं हुआ कॉपी, शायद कॉपी करके इसके साथ रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, वो फॉर्मेट वो बाद में देख लेंगे स्पेलिंग का, पर ये है कि फॉर्मेट ऐसा दिखना चाहिए। ठीक है, ये इमेज है, इमेज में अंदर जाके प्रोजेक्ट वन, ठीक है, प्रोजेक्ट 1 ऑलरेडी है, प्रोजेक्ट 2 भी ऑलरेडी है। चलो इसको देख लेते हैं, दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा, अभी ठीक से लाएंगे। इमेजेस के अंदर जाके, इमेजेस के अंदर जाके फिर प्रोजेक्ट 1, इमेजेस में अंदर जाके दोबारा इमेजेस में जाके प्रोजेक्ट 2। अब देखते हैं चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 भी दिख रहा है, और उसके ऊपर ये इनके डिस्क्रिप्शन भी आ गया, प्रोजेक्ट 2 भी, और इसका भी P टैग भी आ गया। ठीक है, अभी हमारे 2 सेक्शन पूरे हो गए हैं। तीसरे सेक्शन पे आते हैं, कॉन्टैक्ट मी पे। तो इसमें वही सिंपल कॉन्टैक्ट मी, इसमें जाके आएंगे तो ये एक सेक्शन बना दिया है मेरे लिए उसने, गिटहब कोपायलट ने। AI बहुत यूज़फुल है आज के टाइम पे। तो ठीक है, जैसा कि हमारा था नेम ईमेल मैसेज, तो एक नेम, एक ईमेल मैसेज, और लास्ट में क्या था, सेंड मैसेज बटन। तो ये सेंड मैसेज बटन यहाँ से करो कॉपी, सेंड मैसेज बटन यहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है, तो नेम हो गया था, ईमेल हो गया, मैसेज हो गया था, और टेक्स्ट एरिया है, ये वाला टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया, और ये वाले दोनों नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड हैं। तो ये टाइप टेक्स्ट है, ये भी टाइप ईमेल है, और ये टाइप टेक्स्ट एरिया है। ठीक है, अभी इसको चला के और देख लेते हैं, इस पे नीचे जाते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के सामने आ गए हैं, ऐसे अजीब से लग रहे हैं, कोई बात नहीं, इनको भी हम ठीक करेंगे धीरे धीरे। अभी के लिए इतना तो बहुत है। इसमें सेक्शन में H2 टैग, और H2 टैग के अंदर फॉर्म, फॉर्म में लेवल, इनपुट, बटन, फॉर्म और सेक्शन। ठीक है, तो लास्ट में आते हैं सिंपल फुटर सेक्शन में। फुटर सेक्शन में अभी के लिए इतने लिख देते हैं, बाकी लिखना यही था। एट, एट के लिए कॉपी, एट कॉपी मतलब एट 2025, 2025, 2025, ये भी लिख लेते हैं ऑल राइट रिजर्व, ऑल राइट रिजर्व को करा कॉपी, और ये डॉट ऑल राइट रिजर्व। ठीक है, अभी के देख लेते हैं सेक्शन कैसा जा रहा है। ये देखिए एट
2025 मोहित डिकोड ऑलराइट। अभी एच टी एम एल का फॉर्मेट हमारा बन चुका है सारा। एक और चीज़ देख लेते हैं, ये अबाउट अस काम कर रहा है? अभी नहीं कर रहा। प्रोजेक्ट अभी नहीं कर रहा, ठीक है। अभी के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है। ये क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अभी हमने राउटिंग तो लगाई ही नहीं है, तो इसलिए अभी इनको छोड़ो। अभी राउटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि राउटिंग बनेगी अगले पेज पे, क्योंकि हम सारे पेज नहीं बना रहे हैं इनके, तो हम इसी पे दिखा देंगे सबको। प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट और कॉन्टैक्ट में हैश कॉन्टैक्ट। अब देखते हैं अबाउट को। ठीक है, अबाउट गए, प्रोजेक्ट गए, सीधा यूआरएल चेंज करा दिया, बाकी कुछ नहीं करा अभी हमने। तो इस हिसाब से हमने यहाँ दिखा दिया। इसकी आईडी, इनमें सब में आईडी देनी पड़ेगी। अबाउट अस में आईडी, अबाउट आईडी मैं इसलिए दूंगा क्योंकि इस HREF की भी आईडी दी हुई है। आईडी प्रोजेक्ट्स, और ये कॉन्टैक्ट अस की भी आईडी दे देते हैं। आईडी कॉन्टैक्ट, तो ये तीनों की आईडी दे दिए। कॉन्टैक्ट मी में इमेज नहीं आएगी, ठीक है। सेव करते हैं। अब दोबारा जाते हैं HTML पे, देखते हैं अबाउट अस। ठीक है, अबाउट अस पे जा रहा है। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पे भी आ रहा है। क्लिक करते हैं, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पे भी आ रहा है। ठीक है, अभी के लिए राउटिंग इस टाइप से काम कर रही है, जिसको जैसा जैसा पेज है उस जगह आ रही है। तो अपनी HTML तो हमारी बन गई, हमारी सारी बन गई। अब हम आते हैं अपने इमेज को कोलैप्स कर देते हैं। अब आते हैं CSS पे। CSS CSS पे सबसे आने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। CSS HTML का तो मेरा प्रोजेक्ट लेक्चर्स खत्म हो गए, होने ही वाले हैं, एक दो बचे हैं, वो अभी हो जाएंगे। वो वैसे भी वो थोड़े एडवांस लेवल पे हैं, जो आपको थ्योरेटिकली सीखना है। CSS की भी मेरा ट्यूटोरियल चालू है, इसलिए मैं CSS और HTML एक साथ प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ, क्योंकि आप CSS के ट्यूटोरियल के बाद CSS के ट्यूटोरियल कंटिन्यू रखें। आज मैं सिंपल CSS यूज़ करूँगा, आप बाकी मेरे ट्यूटोरियल देखते रहें तो एडवांस CSS भी आपको समझ आएगा। और मैं आज कोशिश करूँगा ये जो मेरी वेबसाइट है, जो ऐसी दिखेगी, वो रिस्पॉन्सिव भी बन जाए। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट मतलब कि वो मोबाइल पे भी चले, लैपटॉप पे भी चले और टैबलेट पे भी चले। ये भी कोशिश करूँगा आज ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बने। रिस्पॉन्सिव के लिए मैं फ्लक्स यूज़ करने वाला हूँ CSS में। फ्लक्स, मेरा CSS को नहीं आता हो तो मेरी CSS की सीरीज़ में जाके फ्लक्स सीख लें। बाकी मीडिया क्वेरी यूज़ नहीं करूँगा, मीडिया क्वेरी बहुत पुरानी हो गई है, तो फ्लक्स के थ्रू ही मैं इसको सारा कुछ मैनेज करूँगा और कुछ इस तरह की वेबसाइट हम बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं CSS लिखनी। तो इसमें जाते हैं CSS की, CSS style.css में जाते हैं। पहले लिखते हैं बॉडी के अंदर की। बॉडी टैग क्या होता है? बॉडी टैग में जो होती हैं सिंपल ये होती हैं कि सिंपल जो बॉडी होती है पूरी HTML की, जो पूरी फुल बॉडी है, उसको कुछ यूनिक देते हैं, जो यूनिक CSS देते हैं, इससे पूरी बॉडी पे अप्लाई हो जाती है। जैसे कि हमें पूरे पेज पे बैकग्राउंड कलर देना है, तो एक यूनिक बैकग्राउंड कलर दे देंगे। उसकी उसकी कुछ फॉन्ट फैमिली होती है, जो फॉन्ट फैमिली दे देंगे। तो इसमें मैं देता हूँ एरियल, और एरियल फॉन्ट प्रॉपर्टी इसलिए दी है क्योंकि ये पूरी वेबसाइट एरियल पे लग रही है, देखी बनी हुई सी, क्योंकि एरियल मैंने पहले भी काम किया हुआ है। तो अगर एरियल नहीं चलती है तो सैंस सेरिफ ऑटोमेटिक लग जाएगी। तो अभी देखेंगे इसका कलर। कलर इसने जो ऑटोमेटिक कलर आया है F8 आया है, पर मेरे को लग रहा है ये थोड़ा सा और डार्क है, तो F4 आएगा। F4 ठीक है। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो समझ आ जाएगा कलर्स कैसे डिसाइड होते हैं। और कलर वैसे रटने नहीं होते, थोड़े बहुत कलर वाइट और ब्लैक और ये सब चीज़ तो रट जाती हैं। बाकी कलर आप ऑनलाइन हर जगह मिल जाता है, यहाँ से भी ले सकते हो कोई से कलर। बाकी जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें जो डिजाइनर होते हैं वो कलर खुद देते हैं कि ये कलर लगाएं। तो कलर में कोई टेंशन मत लीजिए, वो अपने आप लगा लीजिए जो मर्जी हो। ठीक है, फॉन्ट फैमिली और मार्जिन दे दिया मैंने 0, और पैडिंग भी दे दिया 0। ये कि मुझे यहाँ भी 0 नहीं चाहिए, यहाँ भी 0 नहीं चाहिए, तो पैडिंग मुझे ऊपर नीचे कोई मार्जिन भी 0 ही चाहिए। बैकग्राउंड कलर अपने हिसाब से दीजिए। टेक्स्ट अलाइन और दे देता हूँ। अच्छा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर रख देते हैं, क्योंकि सेंटर इसलिए क्योंकि सब चीज़ यहाँ सेंटर पे दिख रही है मुझे, तो पूरा प्रोजेक्ट की जितने भी टेक्स्ट हैं वो सेंटर पे आ जाएंगे। तो अभी देखते हैं थोड़ा सा अपनी वेबसाइट पे सब चीज़ लगी नहीं है क्या? एरियल, एरियल सा लग रहा है, ठीक है हाँ। तो फॉन्ट फैमिली लगी है, मार्जिन भी है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी हुआ है, ठीक है।
और बैकग्राउंड कलर भी दे दें थोड़ा सा। बैकग्राउंड कलर तो दे रखा है, ये भी दे दिया, ये दे दिया, ठीक है। अब हम जाते हैं सीधा हाँ हेडर पे। हेडर पे, हेडर का भी कुछ, हेडर में भी एक बैकग्राउंड कलर था, जैसे आपने देखा है इसमें। देखिए बैक हेडर में एक बैकग्राउंड कलर है इस तरह सा। इस तरह का कलर ढूंढने के लिए शायद यही है, हाँ यही है जो लगा हुआ है। और कलर वाइट है, फॉन्ट कलर वाइट है, बैकग्राउंड कलर ये है। और पैडिंग 4 से 10 पिक्सल, ठीक है। अभी के लिए इतने ही देते हैं, बाद में चेंज कर देंगे अगर जैसे हिसाब से ज़रूरत पड़ेगी। हमने जो अब CSS लिखी उसको यहाँ इंपोर्ट नहीं करी, तो यहाँ पे अपना लिंक स्टाइल डॉट सी एस एस, स्टाइल डॉट सी एस एस, स्टाइल्स है यहाँ पे दूसरा। यहाँ पे स्टाइल शीट को इंपोर्ट कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं अपने CSS से, स्टाइल डॉट सी एस एस। अब चेक करते हैं, ठीक है, सेंटर में आ गया। और ये सारे कलर, अभी तो ये इन सबको मैं वाइट दूंगा, इसको मैंने वाइट दिया है, बाकी सब कुछ सेंटर में दिखने लगा है। सारी चीज़ सेंटर में आ गई हैं, सेंटर में आ गई क्योंकि बॉडी का सेंटर था। जब भी मैं कह रहा था कि हमने कुछ तो मिस कर रहे हैं, तो ठीक है, लिंक कर दिया। उसके बाद बॉडी में इसको दे दिया, हेडर में जो चीज़ था, हेडर में इसको 15 लिख देते हैं, थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से 15-15 का गैप आ जाएगा, ऊपर नीचे सब जगह 15-15 गैप आ गया। क्योंकि 15 मतलब टॉप एंड राइट 15 और लेफ्ट राइट 0, लेफ्ट राइट 0, टॉप 15 और ये 15, ठीक है। अभी के लिए हेडर हो गया। हेडर के अंदर H1 टैग जो है अभी उन पे बात करेंगे। ये देखिए हेडर के अंदर H1 टैग जो है इस पे बात कर, इसकी भी एक कुछ दे देते हैं, हेडर के बाद H1 की एक CSS दे देते हैं। इसमें हेडर H1 में वैसे तो कोई देने की ज़रूरत नहीं है, मार्जिन 0 रख लेते हैं, वैसे देने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे कुछ बात नहीं। अभी हम इसकी, अभी आते हैं नेविगेशन पे, तो नेव की एक दे देते हैं। नेविगेशन में क्या, नेविगेशन का देनी है यूएल में अनऑर्डर लिस्ट। अभी मुझे हमें ये ख़त्म करना है, ये डॉट 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 जो आ रहे हैं, और इसको करना है वाइट। इसके लिए नेविगेशन के यूएल में, सॉरी दोबारा लिखते हैं, नेविगेशन के यूएल में, ठीक है। टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल को तो कर लिया नल, तो अभी ये जो डॉट डॉट थे ये तो हट गया। और सिंपल पैडिंग 0 कर दी, हमें पैडिंग चारों तरफ पैडिंग नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पैडिंग हमने ऊपर भी दे दी थी, नीचे भी दे दी, तो इसके चारों तरफ अभी पैडिंग नहीं चाहिए। अभी ठीक है, यूएल तो हो गया, और अब एल पे और कर लेते हैं काम। नेव यूएल और एल। डिस्प्ले इनलाइन इसलिए दिया है, डिस्प्ले इनलाइन इसलिए दिया है क्योंकि एक लाइन में आ जाएं, एक लाइन में आ गए तीनों, इनलाइन कर दिया, पहले अलग अलग था। और मार्जिन राइट 10 पिक्सल दे दिया है। 10 मार्जिन चाहता से 10 पिक्सल तो नहीं, ऊपर नीचे से तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, और इसको 15 पिक्सल कर देते हैं। ऊपर नीचे से कोई ज़रूरत नहीं, इधर को 15 पिक्सल कर दिया। अभी कुछ ऐसा लग रहा है, हाँ ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क दिख रहा है, ठीक है। एल के ऊपर, ठीक है, इस पर पैडिंग भी और दे दें, पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल, तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से गैप आ गया, ठीक है। पैडिंग देने से फ़ायदा हो गया, थोड़ा गैप आ गया, अब इसकी तरह से कुछ लग रहा है। अब ए में जाना है, ठीक है, नेव यू आई एल आई ए, टेक्स्ट डेकोरेशन नल, और कलर दे दिया इसको वाइट, तो अभी ये वाइट कलर के हो गए सारे। और जो डेकोरेशन हो रखी थी, जो अंडरलाइन बनी हुई थी ब्लू कलर का था, वो डेकोरेशन ख़त्म कर दी। अभी हमने ये चीज़ और डेकोरेशन ख़त्म कर दी है, तो अभी हमारा हेडर की CSS लग चुकी है, और हेडर एकदम ऐसा ही लग रहा है। थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रहता ही है, बाकी अभी मेरे पास पूरी पूरी सेटिंग होती तो हम ऐसा ही बना देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अभी के लिए तो अच्छा लग रहा है बहुत। अभी आते हैं हम नेक्स्ट, अभी हमारा पहला सेक्शन ये वाला ख़त्म हो गया। अब आते हैं सेक्शन में, तो सेक्शन में जाते हैं,
सेक्शन में जाने के बाद हमें पैडिंग देनी है पहले तो, चारों तरफ से पैडिंग 20 पिक्सल, चलो ठीक है पैडिंग अभी के लिए। बैकग्राउंड देना है, बैकग्राउंड वाइट लिख देते हैं अभी के लिए, बैकग्राउंड वाइट। मार्जिन मार्जिन दे देते हैं 20 पिक्सल सबके लिए। और बॉर्डर रेडियस, हाँ बॉर्डर रेडियस तो बहुत ज़रूरी है। बॉर्डर रेडियस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें इस इमेज को गोल बनाना है। तो बॉर्डर रेडियस गोल बनाने के लिए 10 पिक्सल सफिशिएंट होगी, बाकी चेक कर लेते हैं अपने हिसाब से जो भी होगा। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल वाले की तो दे दी। अच्छा अभी हम उस पर काम कर रहे हैं, फुल सेक्शन पे काम कर रहे हैं, तो अभी बॉर्डर रेडियस इसकी दी है, बाहर वाले सेक्शन की। बाहर वाले सेक्शन की मतलब फुल सेक्शन की, इसके अंदर इमेज की बात नहीं कर रहे अभी हम। फुल सेक्शन की बॉर्डर रेडियस दे दी, मार्जिन दे दिया 20 पिक्सल, और पैडिंग भी 20 की जगह 50 रख लेते हैं। हाँ ठीक है, 50 ठीक लग रहा है। ठीक है, सेक्शन तो हो गया। हाँ अब इसके अंदर अब आते हैं आईडी। आईडी के आईडी के अंदर इमेज। तो आईडी लिखने के लिए अबाउट, फिर img इमेज। इमेज की एक विड्थ देनी है, कितनी विड्थ की रखनी है? 200 पिक्सल ही ठीक है। हाइट भी दे देते हैं 200 पिक्सल और रेडियस दे देते हैं, ये ठीक है। अभी देखते हैं कैसा लग रहा है ये इमेज। ऐसी देखिए, थोड़ी सी और छोटी कर दें इसको। हाइट दे विड्थ दे देते हैं 150 और हाइट दे देते हैं इसको भी 150। ठीक है, अब एक सफिशिएंट इमेज लग रही है। अबाउट मी भी आ गया, इसके नीचे ये भी आ गया। जैसे अबाउट में भी आ गया उसके नीचे इमेज भी आ गया। तो अभी के लिए ये ठीक सी लग रही है, ये भी ठीक सी लग गई। ठीक है, अबाउट इमेज के बाद हम आते हैं, उससे पहले जाने से पहले ना हर चीज़ के ऊपर मैं ये टैग भी लिख लेता हूँ CSS में। अबाउट इमेज से ऊपर टैग लिख लेता हूँ, सेक्शन से स्टार्ट हुआ था ये, यहाँ से। अबाउट मी का था ये, और इसके ऊपर हेडर सेक्शन का था ये हेडर सेक्शन का था, जो आपको इजीली बाद में भी आप ट्राई करें तो इजीली आपको समझ आ जाए। अब हम जा रहे हैं तीसरी CSS, जो कि है प्रोजेक्ट्स की। तो प्रोजेक्ट्स की CSS के लिए अपना ये सेव करा, और अब हम गए। जाने से पहले सेक्शन की तो हमने सारे सेक्शनों पे तो दे ही रखा था, यहाँ पे पैडिंग वेडिंग सब सेक्शन पे दोबारा नहीं देना। तो इसके अंदर डिव में एक क्लास रखनी है, इसका नाम रखना है प्रोजेक्ट, और इसी डिव का प्रोजेक्ट की एक क्लास यहाँ भी, इस अंदर वाले डिव में भी। ठीक है, अब हम सीधा डॉट प्रोजेक्ट करके क्लास बना सकते हैं। प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट्स है, ऐसे प्रोजेक्ट्स है। एस क्या लगाना, क्योंकि एक एक के लिए तो ये प्रोजेक्ट ही है। हाँ सिंपल प्रोजेक्ट ही है, तो सिंपल प्रोजेक्ट है। इसके अंदर हम अपना लिख लेंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। कि ब्लॉक डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक क्यों? क्योंकि मुझे इसको विड्थ भी देनी है, और विड्थ देनी है सिंपल कुछ, और मार्जिन भी देना है। विड्थ इतनी नहीं देनी, छोटी छोटी इमेज रखनी है, और मार्जिन भी देना है, तो मार्जिन भी 10 पिक्सल दे देते हैं, और पैडिंग भी दे देते हैं। पैडिंग तो 10 पिक्सल दे देते हैं, कोई बात नहीं। और बैकग्राउंड कलर मुझे याद नहीं, तो कुछ भी दे देते हैं, मतलब नोटिफिकेशन याद नहीं है मुझे इस बैकग्राउंड कलर की। नोटिफिकेशन होगी क्या इस वाले की? कहाँ गया? हाँ इसकी बैकग्राउंड कलर की क्या होना चाहिए, इसलिए मैं अभी कुछ भी दे रहा हूँ। तो बैकग्राउंड कलर मैंने ये दे देते हैं, और अपना बॉर्डर रेडियस वही 10 पिक्सल।
अभी मैं ये अपने हिसाब से दे रहा हूँ, इसके आगे पीछे हम चेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा, अभी तो कुछ ऐसा दिख रहा है, बहुत बुरा सा लग रहा होगा देखने में। चलो इसको ठीक करते हैं, क्योंकि इसके अंदर की इमेज को ठीक करना है। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट इमेज 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 में विड्थ 100%, बॉर्डर रेडियस 10, अभी के लिए देख लेते हैं। 100% हाइट नहीं देनी, कंट्रोल एक्स, और बॉर्डर पिक्सल को 5 पिक्सल। चलो देखते हैं अभी कैसी आ रही है। बहुत ही बेकार आई है। 30 पिक्सल, 10 पिक्सल, 15 पिक्सल, और इनलाइन ब्लॉक, प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट के अंदर की इमेज, दोनों चीज़ें हमने लिख दी हैं। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर की img डॉट प्रोजेक्ट डॉट img अभी के हिसाब से बहुत ही बेकार है। थोड़ी सी इसको विड्थ देनी पड़ेगी, 300 पिक्सल। अब ठीक लग रही है। हाँ, तो इसको दे देते हैं हम मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ क्या होता है? ये मैक्स विड्थ मैंने इसलिए लिखा है कि इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। अभी विड्थ तो ठीक लग रही थी, अब इसका कलर रेड नहीं, कुछ डार्क में कुछ रखना पड़ेगा। ऐसा रख देते हैं ये वाला, ठीक है। और थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा तो और लाइट, ठीक है अभी के लिए। अब ये भी तो और लाइट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी के लिए सेव करते हैं। तो अब ये प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 तो ठीक से दिख रहे हैं, जैसे हमें दिखने थे ऐसे, और अबाउट अस भी, प्रोजेक्ट भी। तो अभी हमने क्या करा, ये इसको जो विड्थ मैक्स विड्थ इसलिए दी क्योंकि अब जब हम ये छोटा करें इमेज को, फॉर एग्जांपल इंस्पेक्ट करके अब उसको रिस्पॉन्सिव चेक करें, तो रिस्पॉन्सिवनेस में चेक करें पहले, यहाँ जाके आईफोन 12 प्रो करके देखें या फिर रिस्पॉन्सिव करके देखें। तो रिस्पॉन्सिव में ये एक के नीचे एक आ जाए थोड़ी देर बाद, देखिए ये ये दिखाना था मुझे। अभी पूरा रिस्पॉन्सिव नहीं बनी है, धीरे धीरे बनाएंगे हम, ठीक है। अभी अबाउट अस लिख दिया, ये लिख दिया, प्रोजेक्ट हो गया, और कॉन्टैक्ट मी और ठीक करते हैं, फिर लास्ट में हेडर ठीक करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए जाते हैं, एक और बनाते हैं यहाँ पे, इसमें लिखेंगे हम कॉन्टैक्ट मी ठीक करते हैं। कॉन्टैक्ट में ठीक करने के लिए अपना इसमें था फॉर्म, सीधा फॉर्म कॉपी कर लेंगे, क्योंकि सेक्शन पे हमने ऑलरेडी सारी CSS दे रखी हैं। फॉर्म में अपना डिस्प्ले ज़रूर देना, क्योंकि हमें इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो डिस्प्ले फ्लक्स, और इसको हटाओ सबको, डिस्प्ले फ्लक्स, फ्लक्स डायरेक्शन, हाँ ठीक है, फ्लक्स डायरेक्शन कॉलम दे देते हैं। मैक्स विड्थ तो ठीक है, मार्जिन 0 ठीक है। अभी देख लेते हैं कैसा बना है। चाहिए कैसा, ऐसे ही कुछ चाहिए। बाकी इनके नीचे थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग भी देंगे, बाकी चाहिए। तो अभी हमने मैक्स विड्थ इसलिए दिए क्योंकि हमें इसको भी रिस्पॉन्सिव बनाना है, ठीक है। डिस्प्ले फ्लक्स हो गया, और ये अपना डायरेक्शन में कॉलम में करा दिया, पहले रो में था, और अपना मैक्स विड्थ दे दिया और ये दे दिया, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं इसके फ्लक्स, इसके अंदर, फॉर्म के अंदर इनपुट पे, फॉर्म के अंदर इनपुट पे, और इनपुट भी, और इसमें टेक्स्ट एरिया भी था। इनपुट और टेक्स्ट एरिया दोनों पे हमने कुछ कुछ मार्जिन और कुछ वो लगा दिया, मार्जिन लगा दिया, कुछ पैडिंग लगा दी, कुछ रेडियस लगा दिया, और एक बॉर्डर दे दिया, ठीक है। इतने तो हिसाब से ठीक है। और ये हम अब लास्ट में आते हैं बटन। बटन को कुछ वैसा देते हैं रिस्पॉन्सिव टाइप, जैसे क्लिक करते हैं तो होवर भी लगा देंगे। अभी बटन को मैंने नॉर्मल ब्लैक कलर दे दिया, इसमें कुछ और था, ठीक है, हमने भी कुछ और दे दिया। इस बटन में क्या, वो पैडिंग दे दी 10 पिक्सल, और रेडियस दे दिया कर्व, थोड़ा सा बटन कर्व लगे, थोड़ा सा कर्व, और बॉर्डर दे दिया उसको 1 पिक्सल सॉलिड, इस कलर का बैकग्राउंड कलर दे दिया बॉर्डर का, इस कलर का, और बॉर्डर का कलर भी ये दिया, कलर और सिंपल फॉन्ट का कलर ये दिया, कर्सर में पॉइंटर रख दिया। अभी क्या था, इसको बटन को मैं हम रिस्पॉन्सिव भी बनाना है, तो बटन में एच ओवर लगाएंगे। बटन में एच ओवर में कुछ और कलर दे दिया, होवर में कर देते हैं ब्लू कलर, होवर करते ही आपको ब्लू कलर पे दिखेगी।
अब देखिए मैं जैसे जैसे जा रहा हूँ, कर्सर जा रहा है बटन के ऊपर, जा रहा जाते ही ये कलर हो गया ब्लू। ये ब्लू, ये कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर ब्लू चाहिए। अब गए 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 गए, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। देखिए बैकग्राउंड कलर, जैसे क्लिक करेगा बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा। तो ये हो गया बैकग्राउंड कलर। अब लास्ट में हम अपना आते हैं जल्दी से ख़त्म करने के लिए फुटर। फुटर में अपना, फुटर में एक बैकग्राउंड कलर दे दिया, वही अपना जो था कलर अपना ये दे दिया। अपना ये बन गया बैकग्राउंड जैसा था, इस हिसाब से ही लग रहा है ऑलरेडी का ऑलरेडी। तो हमारा HTML का फुल पेज तो ये बन गया। अब राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अब जरा सा और देख लेंगे ये रिस्पॉन्सिव भी है कि नहीं है। ये गया। अब इसको छोटा करते हैं, छोटा करते हैं और छोटा करते हैं और छोटा करते हैं। जैसे 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 छोटा कर रहे हैं, इमेज एक के ऊपर एक आ रही है और ये फॉर्म भी श्रिंक हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। देखिए बड़े कर रहे हैं, बड़े कर रहे हैं, बड़े कर रहे हैं। तो अपने ये जैसे जैसे बड़े कर रहे हैं तो ये भी। तो ये हमारी फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बन चुकी है इस समय, और जिस हिसाब से हमें चाहिए था उसी हिसाब से बनी है। अब ये वेबसाइट बनने के बाद अब इसको मैं करता हूँ अपने कोड को पुश। आप ही के सामने कोड को पुश करूंगा अपनी गिटहब पे, और उसको लाइव चलाएंगे, और लाइव चला के आपको मैं जो यूआरएल शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में, उससे आप इसको लाइव चलती हुई देख भी सकते हैं। तो आप करें गिट एड डॉट, मतलब सारी फाइलें मैंने ऐड कर ली, गिट कमिट -m। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, गिट की एक लेक्चर, गिट की एक पूरी सीरीज बनाऊंगा, उसमें सारी गिट की सारी कमांड सिखाऊंगा आपको, गिटहब क्या होता है और कोपायलट से कैसे गिटहब को यूज करते हैं। गिट कमांड -m st कुछ कमिट कर रहे हैं जिसको एक मीनिंगफुल नेम देख रहे हैं, HTML CSS प्रोजेक्ट 1 करके इसको एक कमेंट दे दिया, कमिट दे दिया। कमिट का मतलब इसको कमिट में ये प्रोजेक्ट 1 करके जाएगा कमिट, मैं दिखाऊंगा कैसे जाएगा। और फिर करेंगे सिंपल, क्या हो गया, गिट पुश ओरिजिन मेन। मेन इसलिए क्योंकि मेन फाइल पे हूँ मैं, यदि मेन फाइल, तो मेन फाइल पे पुश हो जाए, गिट पुश ओरिजिन मेन। ठीक है, अभी हमने पुश तो कर दिया, मेरा कोड चला भी गया। अब हम जाते हैं गिटहब पे और अपने इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अपने देखते हैं कोड पहुंच गया। ठीक है, ये देखो HTML CSS प्रोजेक्ट 1 जो हमने कमिट करा था वो यहाँ पहुंच चुका है। अब इस पेज को हम करते हैं डिप्लॉय। डिप्लॉय करने के लिए अपने गिटहब पेज में जाएं, सेटिंग में गए, आप सेटिंग में गए, सेटिंग में जाने के बाद पेजेस में जाएं, ये गिटहब पेजेस होते हैं, पेजेस में गए, पेजेस में जाने के बाद यहाँ जाएं, ब्रांच में जाएं, मेन ब्रांच में गए और इसको कर दें सेव। जैसा सेव करा आपने, अब देखेंगे ये अपना डिप्लॉय होना स्टार्ट हो गया होगा। गिटहब पे सोर्स पेज सेव्ड। अब इसको करेंगे हम रिफ्रेश, रिफ्रेश करेंगे तो गिटहब का यहाँ पे एक अभी डिप्लॉयमेंट चल रही है, अभी जाके देख लेते हैं डिप्लॉयमेंट चल रही है कि नहीं। फुल अपना कोड पे गए, कोड पे गए, यहाँ देखेंगे, देखो पेंडिंग, अभी पेंडिंग है, डिप्लॉयमेंट चालू है, इसका मतलब जब ये पेंडिंग से फिक्स हो जाएगा तो एक यूआरएल बन जाएगा वहीं पे ही। तो अभी हम रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी देखिए पेंडिंग है, फिर रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी देखिए पेंडिंग है। अब जैसे पेंडिंग खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे जाएंगे, फिर पेजेस पे आएंगे तो अपना एक यूआरएल बन जाएगा। अभी देखो साइट, योर साइट इज लाइव, तो इसका मतलब यहाँ पे जाएंगे तो ये देखो टिक हो गया, सक्सेस। सक्सेस होने के बाद सेटिंग में गए, फिर पेजेस में गए, तो अब योर साइट लाइव इस दिस ना, तो इस पे क्लिक करेंगे तो अपनी साइट को लाइव देख सकते हैं। इसको कॉपी करो और कहीं भी ओपन करो, ये देखिए मेरी साइट हो गई लाइव। इस प्रोजेक्ट इस ये यूआरएल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप भी अपने एंड से भी देख सकते हैं मेरी साइट को। लाइव साइट करने का भी सीख लिया आपने, लाइव साइट कैसे करते हैं गिटहब से, और प्रोजेक्ट भी सीख लिया। प्रोजेक्ट A to Z स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक आपने पूरा प्रोजेक्ट सीख चुके हैं। मेरे हिसाब से HTML CSS का इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। स्टार्ट से लेके अपने स्क्रैच से सीखा प्रोजेक्ट को और अपनी वेबसाइट को लाइव भी कर दिया ऑनलाइन। ठीक है, तो फिर आज के लिए प्रोजेक्ट इतना ही, प्रोजेक्ट खत्म है। बाकी मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक नए प्रोजेक्ट के साथ। जब तक के लिए थैंक्स।